थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरी पहली बाइक मेरी 220 थी, जो मैंने लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर चलाई। सेकेंड हैंड ली थी मैंने, 16 हज़ार किलोमीटर चली हुई। उसके बाद मैंने ली ड्यूक, वो 50-55 हज़ार चलाई। डोमिनार 60-65 हज़ार, 62 टू भी प्रिसाइज मुझे याद है। ये मेरी 7.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। हाइनेस 13 हज़ार चल चुकी है। तो मेरे पास नॉट मोर देन 2 लाख किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस है। मैं पूरा भारत घुमा हूँ, साउथ इंडिया नहीं घुमा हूँ। साउथ इंडिया इस बार हम साल घूमेंगे। लद्दाख मैंने 8 बार करा, जिसमें से 4 बार मैंने बाइक पे किया है। तो आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन बाइक्स। मैं जो आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, मैं कोई रेगुलर यूट्यूब नहीं करता हूँ, मैं कभी कभी डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसी भी बाइक का होता है, अगर आप रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं जो यूज़र रिव्यूज़ होते हैं, जिन लोगों ने बाइक रखी है। जैसे हम देखते हैं मोटर इन हो गया, ऑटो कार इंडिया, जिंग व्हील्स, ओवरड्राइव, सब अच्छे रिव्यूज़ देखते हैं। देखो हमें किसी का नहीं पता कोई पेड रिव्यू है नहीं, हमें नहीं पता ना, मैं किसके बारे में कुछ कह रहा हूँ। बट सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यू होता है जो यूज़र रिव्यू होता है, जिस बंदे ने वो बाइक रखी है और एक्चुअली चलाई है। कई लोग होते हैं 10 साल बाइक रखते हैं, चलाते कितने 20,000, वो भी रिव्यू नहीं है। एक्चुअल है कि किलोमीटर्स कुछ क्लॉक करे हुए हों। जैसे कि अगर मैं बता दूं, मेरे पास पहले ड्यूक थी, मैंने 55,000 किलोमीटर चलाया, उसका 30,000 किलोमीटर पे इंजन हो गया। क्या क्या उसके फीडबैक सारे मुझे पता है। डोमिनार मैंने रखी, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाई, मुझे ईच एंड एवरीथिंग पता है, क्योंकि मैं उसको नॉर्थ ईस्ट राइड पे लेकर गया, 2 बार लद्दाख लेकर गया। मेरे पास पल्सर 220 थी। ऐसी ये बाइक है मेरी 7,500 किलोमीटर चल चुकी। मैंने अप्रैल में बाई करी थी, मेरे कल से 5 महीने हो चुके हैं। तो जो रिव्यू हम बता पाएंगे वो ये नहीं बता पाते, क्योंकि ये बताते हैं जो कंपनी ने उनको बताया, जो इनको शॉर्ट रिव्यू में कितना, यानी कि 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर बाइक चला के पता चला। तो मेन मेरे हिसाब से तो रिव्यूज़ उन्हीं के देखने चाहिए जो यूज़र रिव्यू हो, जिनके क्लॉक करे हुए हों किलोमीटर्स। असली में भी इस बाइक का रिव्यू तब होगा जब कम से कम 50-60 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो कि जैपनीज़ बेस्ट है। देखो उस बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है। बात करेंगे इस इंजन की, इसका लो एंड टॉर्क, मिड रेंज और टॉप एंड, ये क्या चीज़ें होती है। केटीएम का कोई भी इंजन आप ले लोगे जो इंडिया में प्रोड्यूस करते, लो एंड टॉर्क किसी का भी अच्छा नहीं है। जो पुरानी ईडीवी आती थी इनकी, उसका लो एंड टॉर्क बहुत ही पुअर था, जिसके कारण उसको एक अच्छी ईडीवी मतलब मानते नहीं थे लोग, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ईडीवी थी भी नहीं, बेसिकली वो एक जैक्ड अप ड्यूक 390 थी। इस बाइक में इन्होंने क्या किया है, लो एंड टॉर्क अभी भी इसका डिसेंट इनफ है, आप अच्छा नहीं कह सकते हो। लेकिन मैं आपको एक क्लिप ऐड कर देता हूँ, इंजन ट्रैक्टेबल हो गया, यानी कि नीचे इन्होंने शॉर्ट गियर करी है ये, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि टॉर्क बढ़ा है। टॉर्क नहीं है, इंजन बस ट्रैक्टेबल हो गया है थोड़ा चलने के लिए, यानी कि आप छठे गियर में भी 55-56 की स्पीड में चल सकते हो। जैसे ही हम इस बाइक को चलाएंगे तो थर्ड गियर में जो इसकी मिनिमम स्पीड है वो है 1920 की। अगर हम इसी नीचे ले जाएंगे तो नॉकिंग करेगा। जैसे फिर हम स्पीड बढ़ाते हैं और हम फोर्थ गियर का देखते हैं तो ये रफ आइडिया 28-29 पे बिल्कुल सही चलती है विदाउट एनी नॉकिंग साउंड। और हम फिफ्थ गियर डालते हैं एक बार। जैसे ही फिफ्थ गियर डलेगा तो हम देख रहे हैं कि हमारी नॉकिंग ना हो। तो उसमें मैंने जो नोटिस किया हर बार कि 38-39 के राउंड ही सही होती है। जैसे कि ये 38 जाएगी, अब नॉकिंग इसमें ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ द आइडल स्पीड अगर मिनिमम इतने में चलना है। और सिक्स्थ गियर में तो ये 56 मिनिमम मेंटेन मतलब मांगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं 56 जैसे ही आएगा, अभी सही चल रही है। लेकिन इशू ये है कि इंजन ट्रैक्टेबल तो है, लेकिन जैसे ही मैं एकदम थ्रॉटल दूंगा तो इंजन में से प्रोटेस्ट होता है, ठक 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 टाइप की आवाज़ आती है। एक तरह से स्टॉल होने के लिए वो रेडी हो जाता है। तो नीचे बेसिकली लो एंड इज़ ओके इनफ, इंजन ड्यू टू शॉर्ट गियरिंग वो ट्रैक्टेबल हो गया है। जैसे पहले वाले में ये सब प्रॉब्लम्स थी ना, ये उससे बेटर है, यानी कि आप स्लो स्पीड में चल सकते हो उस बाइक को लेकर, जो कि पहले तो बिल्कुल भी आप सोच भी नहीं सकते थे। तो ये वाली चीज़ में बहुत बेटर कर आप दी गई है। 56 की स्पीड में छठा गियर डाल दो, इजीली इंजन चलता रहेगा। लेकिन अगर आप एकदम से थ्रॉटल दोगे तो ये स्टॉल कर जाएगी, यानी कि इंजन ट्रैक्टेबल हुआ है। टॉर्क नहीं है वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप सोच रहे हैं बुलेट की तरह, रॉयल एनफील्ड की जैसे बाइक्स होती है जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन, उनका लो एंड टॉर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसका, ये ध्यान रखना। मिड रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इवन की एडवेंचर का जो टॉप एंड है इज़ डिसेंट इनफ, ये मैक्स आउट 162-163 पे कर जाती है। लेकिन मिड रेंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 80 से 140 बहुत ही ईजिली पहुंच जाती है। और एक तरह से ये ईडीवी बाइक है, ये ट्रैवल बाइक है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं अलॉयज़ लगे हुए 19 एंड 17 सेटअप के साथ आती है ये। तो बेसिकली ट्रैवल है, उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि क्रूजिंग स्पीड इसकी जो 80 से 120 है, उसी के बीच में सबसे बढ़िया बाइक ये चलती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ड्यूक से इसके इंजन को कंपैरिजन मत करना। ड्यूक 390 इंजन सेम है, लेकिन ट्यूनिंग बहुत डिफरेंट है। ट्यूनिंग का इतना है, ये बिल्कुल लीनियर है, मतलब ये आपको प्रवोक नहीं करती है। दौड़ाना चाहोगे दौड़ेगी, पर प्रवोक नहीं करती है, वो एकदम एग्रेसिव है। और वो करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूक अपने
एग्रेसिव कैरेक्टर के लिए मानी जाती है। जो ट्रैवलिंग मोटरसाइकिल है थोड़ा टेपर डाउन करा गया इन्होंने। अब RC 390 जब भी आएगी नेक्स्ट जनरेशन, उसका टॉप एंड की तरफ पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फुल फेड बाइक है, उसका काम करने का चीज़ ही अलग है, तो इसका अलग है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। अगली चीज़ वाइब्रेशन इस बाइक में नो डाउट है, और जब से मैंने लेजेंडरी का लेग गार्ड डलवाया है तब से मेरी वाइब्रेशन और बढ़ गई है। मतलब मुझे पीछे वाइफ को भी फील हो रही है, मुझे भी फील हो रही है। तो अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो लेजेंडरी का क्रैश गार्ड मत लेना। अच्छा, आफ्टर सेल्स अच्छी है, वाइब्रेशन ऑलरेडी है इसमें क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है। और वाइब्रेशन का बताता हूँ आपको, 4 से 5000 RPM के बीच में, यानी कि आप देखोगे 80 से 90 के बीच में आपको वाइब्रेशन मिलेगी। 90 से 120 तक वाइब्रेशन ऑलमोस्ट नम के बराबर है। बाकी सिंगल सिलेंडर इंजन है, वाइब्रेशन डेफिनेटली आएगी, क्योंकि 400 सीसी का इंजन 46 PS निकाली है, तो कहीं ना कहीं तो वो वाइब्रेट करेगा। एज़ कम्पेयर टू हिमालयन वाइब्रेशन शुरू होती है 80 के बाद, 80 से 110 के बीच में वाइब्रेशन है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर फेयर करती है हाईवे क्रूजिंग स्पीड में, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन इसकी कम है। और अगर वाइब्रेशन से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, आपने जैपनीज़ ब्रांड चलाया है, इसको और हिमालयन को कंसीडर मत करना। गो फॉर एनी जैपनीज़ ब्रांड, जैसे कि वर्सेस 300 XI है, उसको ले लो, या NX 500 का बजट बनाओ। इस रेट में इतना ही मिलेगा, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। सस्पेंशन की बहुत ही खतरनाक सस्पेंशन सेटअप है। हिमालयन की तरह बहुत ही सॉफ्ट नहीं है। हिमालयन मैंने जब चलाई, मैंने 2-3 बार चलाई, उसका सस्पेंशन इससे भी सॉफ्ट है, आपको एकदम कारपेट राइड देगा। लेकिन जब हैंडलिंग की बात आती है, आप कॉर्नर्स में हैं, तो वो कई बार थोड़ा सा नर्वस फील कराती है, क्योंकि सस्पेंशन सेटअप ज़्यादा सॉफ्ट है। इसका बिल्कुल परफेक्ट सस्पेंशन सेटअप है। 40 के बाद ये अच्छा काम करता है, और पिलियन अगर पीछे बैठा है तो अब ये ना बेस्ट रिजल्ट देता है ये। और अगर 2 बंदे बैठे हैं, जैसे मैं और मेरी वाइफ बैठ के जाते हैं, तब तो ये सस्पेंशन सेटअप खतरनाक ही काम करता है। तो लगता है कि एकदम मैजिक कारपेट राइड कर दी है। और 40 की स्पीड के बाद ज़्यादा अच्छे से ही काम करता है, मैंने जो नोटिस करा है। बाकी ऑलमोस्ट क्लोज टू हिमालयन सेटअप कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ प्रोज ये है कि इसकी हैंडलिंग हिमालयन से बेटर है। सेकेंड थिंग, ब्रेक्स। इसमें आते हैं ऑर्गेनिक डिस्क पैड। मैं एक्स वर्जन की बात कर रहा हूँ, जो एक्सप्रेस की। एस लेंगे तो आपको सिंटेड मिलेंगे। ब्रेकिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो है 500 रुपये के डिस्क पैड, सिंटेड है शायद 2800 के। बट डिस्क पैड की मतलब आप अगर बात करेंगे ब्रेकिंग की, तो ज़मीन डे एंड नाइट डिफरेंस कह सकता हूँ। मतलब इसको आप पैनिक ब्रेकिंग में यूज़ कर सकते हैं, जब से मैंने सिंटेड डलवाए हैं। थर्ड थिंग, इसमें आगे 19 है, पीछे 17 है। इसका फ़ायदा ये होता है, ये ऑफ रोड भी कर सकता है, टूरिंग भी कर सकता है, सिटी सब काम कर सकता है। 21 इंचज़ आर स्पेसिफिकली मेड फॉर ऑफ रोड, क्योंकि जितना बड़ा टायर होगा वो जैसे बोल्डर्स वगैरह आते हैं, बड़े पत्थर, उनको अच्छे से ज़्यादा हैंडल करेगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट ये थी, खतरनाक ऑफ रोडिंग मैं करता नहीं हूँ। मैं भी अपने mid-30s में आ चुका हूँ, मुझे फालतू को रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो हर किसी का अपना होता है। मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी जो माइल्ड ऑफ रोड करे, वो करे, तो उसके लिए परफेक्ट है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर इसका इंजन रिलायबल अपने आप को प्रूव करता है, ये बहुत बिकने वाली है। अब मैं बात करूँगा सीट हाइट की। इन्होंने ये बहुत नैरो कर दी है। इसका फ़ायदा क्या होता है वो बताता हूँ। डिफ़िकल्टी होती है, एक साइड पे आप देखेंगे, उस साइड से अगर दिखाएंगे, नीलम दिखाना उस साइड, मेरे एक साइड से पंजा ही लगता है। बट इस बाइक का वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि मुझे फील ही नहीं होता है। हाइनेस का बहुत अच्छा है, जैपनीज़ ब्रांड्स का बहुत अच्छा होता है, एक साइड पे इतना ही लगता है। लेकिन जब मेरी वाइफ बैठती है, जब कोई पिलियन बैठता है, तो फिर मेरे दोनों साइड के पैर लग जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वेट मैनेजमेंट इतना अच्छा है ना कि आपको वेट ही फील ही नहीं होता। दिस इज़ अराउंड 183 और 184 kgs। ऑल्दो ये दोनों एक्सेसरीज और लेग गार्ड लगने के बाद मेरे ख्याल से ये मोर देन 190 या 192 हो चुका है ऑलरेडी। तो बहुत ही ब्रिलियंट है। डोमिनार थी, वो थी 192 193, एक्सेसरीज भी लगाई हुई थी मैंने, वो फील कराती थी वेट। बट आउट क्लियरेंस की जब तक मैंने स्टैंड नहीं लगाया था, कभी ये टच नहीं करा, कभी भी नहीं टच किया। वाइफ साथ में बैठती है, जब सूर्यांशु मेरा दोस्त बैठता है, तो कभी टच नहीं किया। बट आज मैंने नोटिस करा कि ये टच करना शुरू कर चुका है। तो अगर आप 2 के साथ चलते हैं और साथ में आपका लगेज भी है, या तो आप सस्पेंशन जो इसका बेसिकली है उसको थोड़ा स्टिफ कर लीजिए घुमाकर। अदरवाइज जो स्टॉक सेटिंग आती है उसमें ये टच होता है, और ये भी टच होना शुरू हो जाएगा बड़े बोल्डर्स पे, मतलब बड़ी कोई ऐसी ऊंची जगह आती है तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी कंपनी ने देखो बेस्ट प्लेट आपको दी हुई है, और काफ़ी अच्छी बेस्ट प्लेट है। स्टॉक क्रैश गार्ड बहुत ही पुअर है, डेफिनेटली चेंज कर देना। मैं भी सोच रहा था कि यूज़ करूँगा, बट बहुत ही पुअर है वो। अपोलो के टेम्पलर टायर्स हैं, टेम्पलर ही मेरे ख्याल से, ट्रैम्पलर, हाँ, बहुत ही बढ़िया टायर्स हैं। ऑन रोड ड्राइव है, बहुत अच्छी ग्रिप है, वेट पे डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते बट डिसेंट इनफ अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ऑफ रोड पे मैं कह सकता हूँ अराउंड 60-70% अपना काम कर देते हैं। अब बहुत ज़्यादा हार्ड कोड ऑफ रोडिंग करते हैं तो टायर चेंज कराने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, एलॉय है, तो आई वोंट सजेस्ट कि हार्ड कोर ऑफ रोडिंग में इसको यूज़ करो। मैं भी जंस्कार करके आया हूँ, चितकुल पे गए थे, मैं हिमाचल से हूँ, तो मेरी मोस्टली ये ग्रेवल्स देख सकते हैं हमारी ऐसी जगहों पे ही चलती है बाइक।
अभी तक 7,500 किलोमीटर हो गया, मुझे लगता है ना करते हुए 12-13 हज़ार किलोमीटर चलेंगे टायर्स। तो ब्रिलियंट टायर्स हैं। हार्डकोर ऑफ रोडिंग मत करना, अगर करनी है तो आपको ज़्यादा जो मोटी गुड्डी वाले आते हैं, थिक नॉब्स वाले, वो टायर्स आपको लगवाने चाहिए। वो भी आप एस मॉडल में करें जिसमें स्पोक्स आते हैं, या फिर और ही बेटर रहेगा फिर आप एंड्यूरो ही ले लो, वो ज़्यादा बेटर बाइक है। सीट की कुशनिंग की मेरे पास पहले डोमिनार थी, सीट्स परफेक्ट थी, उसकी बेस्ट थी। बल्कि मेरे ड्यूक 200 से उसको अपग्रेड करने के बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न था उसकी सीट। हेडलाइट थी उसका रीज़न, नॉन ABS थी मेरी ड्यूक, और ड्यूक का करेक्टर बहुत अग्रेसिव था, ड्यूक का उसका डोमिनार का शांत था, इसका भी शांत करेक्टर है। सीट कुशनिंग की बात करें, ये देखने में आपको नैरो लगेगी, सीट लगेगी बहुत हार्ड है, बट हार्ड सीट्स ही लॉन्ग टूरिंग पे बेटर रहती है। सॉफ्ट होगी जैसे हिमालयन की स्टॉक सीट है, आप दबाएंगे आपको लगेगा अरे बड़ी बढ़िया है ये, लेकिन जैसे ही आप 70-80 किलोमीटर करोगे आपको बट में पेन करना शुरू कर देगा। पिलियन, उसकी जो पिलियन सीट है बहुत ही पुअर है, इसको डेफिनेटली अच्छा करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, हम शायद साउथ इंडिया की राइड करें तो हम इसको मॉडिफाई करेंगे, बट मैं राइडर की बात करूँ ब्रिलियंट सीट है ये वाली। गियर बॉक्स जो मेरी पुरानी ड्यूक 200 थी उसका बहुत अच्छा था, इसका गियर बॉक्स मुझे ठीक लगा, मैं बेकार नहीं कह सकता बट बहुत अच्छा नहीं। मेरे अकॉर्डिंग यामाहा मेक्स वन ऑफ द बेस्ट गियर बॉक्स, ऐसे ही हुंडई मेक्स वन ऑफ द बेस्ट गियर बॉक्स 4 व्हीलर में, मास मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका गियर बॉक्स ऐसे ही मतलब मुझे ओके लगा, क्योंकि न्यूट्रल होने में थोड़ा सा इशू लगाता है। सेकंड थिंग आती है हमारा क्विक शिफ्टर, ब्रिलियंट क्विक शिफ्टर है, और क्विक शिफ्टर मुझे लगता था पता नहीं क्या ही इसका बेनिफिट होगा, बट आप ऑफ रोडिंग करो, आप कम स्पीड में चल रहे हो, आपको क्विक शिफ्टर का पता चलेगा। मतलब ऑल दो कम स्पीड में क्विक शिफ्टर का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता, बट आप समझो एक हाथ से चला रहे हो, अगर आप वीडियो बना रहे हो जो कि एडवाइजेबल नहीं है, बट स्टिल, या फिर आप खड़े होकर बाइक चला रहे हैं तो क्विक शिफ्टर तब काम करता है, और हाई स्पीड में तो ब्रिलियंट काम करता है ये मस्ट फीचर नहीं है, बट अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये होना चाहिए। जस्ट लाइक आप कोई टॉप मॉडल हुंडई की गाड़ी चला लो, उसके सेकंड गाड़ी आप जब लोगे तो आपको वो फीचर्स बेसिक चाहिए होंगे, अगर वो रिलायबल, जैसे हुंडई बहुत बढ़िया फीचर्स बनाता है, यामाहा जो भी जापानीज़ ब्रांड है, जो फीचर देंगे वो काम करेंगे। देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे काम करेगा। टिल नाउ ओके। स्क्रीन की ब्रिलियंट है, बहुत सारे फीचर्स हैं, आप देखिए जैसे मैंने नीचे करा, अभी हम पहाड़ों में आए हुए, 28.6 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखा रहा है, ट्रिप 2 वाला गया है, फ्यूल दिखा रहा है 80, बहुत सारे आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पर्सनली मेरे से कोई पूछे कि TFT क्या मस्ट है, मैं कहूँगा ओके है। अगर इसकी जगह कोई सिंपल भी होता, एनालॉग भी, मतलब मैं प्रिटी ओके था। ये गुड टू है फीचर वाली बात है, KTM देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए माना जाता है। ये X मॉडल है, इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, कॉर्नरिंग ABS नहीं है, राइडिंग मोड्स नहीं है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए था, बाकी फीचर्स मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बाइक में मुझे लगता है इश्यूज़ क्रिएट करते हैं लॉन्ग टर्म पे, ये मतलब मेरा मानना है। अब हम बात करेंगे सर्विस कॉस्ट की। KTM की सर्विस कॉस्ट मैंने पहले ड्यूक रखी है 4 साल, इसको भी 5 महीने हो गए हैं, बजाज के थ्रू आता है, ब्रिलियंट है। मेरे को नहीं लगता कभी भी मेरी 2800-3000 से ऊपर सर्विस कॉस्ट जाती है। डिस्क पैड आप स्पेयर पार्ट डालेंगे उसकी कॉस्ट अलग जाती रहेगी। जैपनीज़ की स्पेयर पार्ट कॉस्ट ज़्यादा आती है, मेरे पास हाइनेस भी है, मेरे पास ये बाइक भी है। हाइनेस की सर्विस कॉस्ट इससे ज़्यादा आती है, वो जाती है 3300-3400 रुपीज़ के अराउंड, अगर आप ये फुल सिंथेटिक्स इंजन ऑयल डलवाते हैं तो। अगर आप डलवाते हैं नॉर्मल तो उसमें डलती है 2800, तो 2800-3000 तो इसकी सर्विस कॉस्ट आती है, और दोनों का जो किलोमीटर्स का पैटर्न है ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर अगली हम बात करते हैं सर्विस के अलावा माइलेज। लोकल मैंने निकाली नहीं, बट मुझे एक आइडिया है 22 या 24 के अराउंड माइलेज देती होगी लोकल। मैं इसको संडे राइड्स या टूरिंग पे निकालता हूँ, अगर मैं चला रहा हूँ एकदम मतलब स्पीड में अच्छे से तब तो 27-26, बट अगर मैं अच्छे से चलाता हूँ 80-90-100, ये ईजिली 30-31 की माइलेज निकाल देती है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक थर्ड थिंग, मिरर्स, बहुत ही बढ़िया मिरर्स है, कोई शेक नहीं करता, जबकि इसमें वाइब्रेशन है और यहाँ पर शो नहीं होता, एटलीस्ट 100-110 तक तो नहीं करता। हिमालयन से बहुत बेटर है इसके ये हैं मिरर्स। सेम डोमिनार वगैरह में भी सब आते हैं, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी ऑफ सेल्स की बात, बजाज पार्ट शेयरिंग खतरनाक यूज़ करता है। बाकी बात करते हैं बजाज ने इसको पोजीशन कहाँ करा है। देखो इस टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बजाज 400 सीसी में अपने आप को नंबर 1 की तरफ जा रहा है, और इस टाइम सेल में देखोगे तो 400 सीसी में वो नंबर 1 है, चाहे 400 सीसी से ऊपर की बात करो तो। 3 लाख से 4 लाख के बीच में KTM की बाइक्स पोजीशन है, ये है। S मॉडल है, R मॉडल भी आ जाएगा, एंड्यूरो आती है, ड्यूक आती है, भी RC भी आने वाली है। 2 से 3 लाख के बीच में ट्रायम्फ को कर दिया रेट्रो बाइक्स के लिए, जिसकी इंजन परफॉर्मेंस इससे थोड़ी कम है, इससे स्मूथ है, और फिट एंड फिनिश नो डाउट ट्रायम्फ की बहुत बढ़िया है। वो एक तरह से इन्होंने अगेंस्ट रॉयल एनफील्ड पुट अप किया हुआ है। और बिलो 2 लाख रुपीज़ इनकी अपनी पल्सर आती है, NS 400 और डोमिनार आती है, ऑल दो अब तो GST का रेट बढ़ गए हैं, तो इन्होंने आपको दिया हुआ है, आपका जो भी बजट है आप वो लो, और ये वाली बात है।
2-3 पॉइंट्स बच गए थे, बता देता हूँ। अभी तक मुझे प्रॉब्लम क्या आई, इसका लेग गार्ड टूट गया था, इसके जो नट्स से अंदर ही रह गए थे, तो मुझे वेल्ड करके बाहर निकलवाने पड़े। उसकी मैंने वीडियो डाली, देख सकते हैं आप। तो मैंने तभी ये लेग गार्ड चेंज करा है। एक मुझे वो इशू आया, इशू नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा निक नैक तो हुआ ही। सेकंड थिंग, ये बाइक गिरी थी तो उसका हैंडल हल्का सा टेढ़ा हो गया है। मुझे नहीं पता हिमालयन में इशू है नहीं है, बट KTM में स्टार्टिंग से रहा है। ड्यूक में भी एक बार फॉल पे ये हैंडल टेढ़ा होता था, तो उसका मुझे कुछ देखना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे और कोई इशू नहीं आया। 7,500 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। पहली सर्विस 700 किलोमीटर पे हुई थी, फिर एक मैंने 4,500 किलोमीटर पे कराई थी, 4,500 पता नहीं 5,000 किलोमीटर पे। तो अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है, 2 राइड्स करी है और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक के साथ। मतलब मुझे सीरियसली मज़ा आ रहा है, क्योंकि डोमिनार के बाद मुझे लगता है डोमिनार वालों के लिए ये बेस्ट अपग्रेड है। डोमिनार वन ऑफ द बेस्ट बाइक है अगर मेरे से आप पूछोगे। ऑल्दो वो बहुत बड़ी सेल्स हिट नहीं हो पाई, उसके पीछे बहुत से कारण थे, बट डोमिनार आज मेरे से कोई पूछे तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। वाइब्रेशन उसमें भी है, ग्राउंड क्लियरेंस, वेट ज़्यादा है, बट अगर आप ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट देखोगे फॉर टूरिंग, वन ऑफ द बेस्ट बाइक में से एक बाइक है वो। और अगर मेरे से कोई पूछे कि इस बाइक में क्या बेटर हो सकता था, मैं ये बोल सकता हूँ कि 80 के नीचे जो वाइब्रेशन है, स्मूथनेस थोड़ी बेटर करनी चाहिए थी। ऑल्दो मुझे पता है मैं थोड़ा ज़्यादा आस्क कर रहा हूँ, सिंगल सिलेंडर इंजन, इतनी पावर इस रेट में, और हमें क्या ही मिलेगा। तो ठीक है, बट अगर मेरे से कोई पूछे क्या बेटर हो सकता था, तो मेरे हिसाब से ये बेटर हो सकता था। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, 200 थी मेरे पास ड्यूक, मैंने 4 साल रखी। ब्रिलियंट बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ भी चीज़ें खड़कती नहीं है इसमें, और सेम मुझे इसमें लग रहा है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कई लोगों को सुनने को मिलता है कि फेयरिंग खड़क जाती है, बट वो तभी होगी जब आप एक बार खुलवा चुके होगे और किसी मैकेनिक ने अच्छे से उसको पुट टुगेदर नहीं किया तो, ठीक है। अदरवाइज ब्रिलियंट, ऐसे हम पल्सर, क्लासिक पल्सर्स हैं 150, 180, 220, वो खड़क सी जाती थी, इंजन इशू नहीं आते थे बट खड़कती थी। वो सब KTM में इशू नहीं है बिल्कुल भी, और रॉयल एनफील्ड में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ऑल्दो हम थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकल गए, आगे बढ़ के, इसमें वो इशू नहीं है। हेडलाइट बहुत ही ब्रिलियंट है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग टूरिंग बाइक्स में सबसे ब्रिलियंट है। LED प्रोजेक्टर्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं पल्सर्स में, N सीरीज़ में, सब में आता है, 160 में आता है और 250 में आता है, और NS 400 में, जिसमें भी LED प्रोजेक्टर है वो ब्रिलियंट उसका थ्रो है। इंटेंसिटी बहुत अच्छी है, बट हाँ आप आफ्टर मार्केट लगाना चाहते हैं लगाओ, बट चलान करते हैं तो मैं तो प्रेफर नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता है अगर स्टॉक हेडलाइट आपकी अच्छी है तो हमें आफ्टर मार्केट नहीं लगाना चाहिए। सेकंड थिंग, विंडशील्ड। मेरी हाइट सिर्फ 5'3", 5'4" है, मेरे अकॉर्डिंग 120 तक तो कोई हेलमेट में बफिटिंग भी नहीं आती। हाइट लंबी, जैसे मेरे दोस्त राहुल की 6 फुट हाइट है, उसको थोड़ी बफिटिंग फील होती है, बट स्टिल बहुत ही बढ़िया है। हाईवे टूरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहती है, और एक छोटा स्कूप भी दिया हुआ है ताकि थोड़ी सी हवा भी आपके हेलमेट में लगती रहे, पूरा बंद नहीं किया गया है इसको। तो मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम ऑफ रोडिंग करते तो उसमें टच आने का, मतलब ऑफ रोडिंग करते तो टच हो जाती है ये। यार ये प्रॉपर हार्डकोर ऑफ रोडर बनी ही नहीं है, ये माइल्ड ऑफ रोडर है, चाहे आप S मॉडल की बात कर रहे हैं। तो जो इसका पर्पज़ है वो टूरिंग का है। अगर आपको नहीं सही लगता तो आप निकाल सकते हैं, या फिर आप एंड्यूरो वाला मॉडल लो। एंड्यूरो के भी 2 मॉडल आते हैं, एक इंटरनेशनल और एक इंडिया स्पेसिफिक। तो अगर हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है तो वो मॉडल है जाने के लिए। इंजन हीट की बात करें तो इंजन हीट इसकी डिसेंट इनफ है कंपेयर टू हिमालयन। हिमालयन से इंजन हीट कम है। ट्रायम्फ की आप कोई बाइक चलाओगे 400 सीसी जो आती है, जिनकी 4 बाइकें, उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसकी। डोमिनार की इससे इंजन हीट और भी कम है। बट अगर आप सिंगल सिलेंडर इंजन ले रहे हैं जिसकी पावर इतनी निकली हो, लिक्विड कूल्ड हो, तो ये आपको मिलेगी ही मिलेगी हीट। ये मतलब आप मेंटली प्रिपेयर रहना। जबकि इसमें 2 रेडिएटर फैंस है, यानी रेडिएटर और 2 फैन लगे हुए हैं, तब भी हीट आती है, बट वो स्लो स्पीड पे है। तो टेंशन की कोई बात है। कई लोग बोल रहे थे इसमें हाई कूलेंट टेम्परेचर आता है, वो पता है किन को आता है? जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आपका रेडिएटर फैन ऑन हुआ, आपने ऑफ कर दी बाइक, कुछ सेकंड के बाद आपने स्टार्ट करा तो इंजन टेम्परेचर तो वो हाई दिखाएगा ना, तो आपको रेडिएटर को पूरा चलने देना है, उस टाइम पे ठंडा कर दे। वो लोग करते नहीं, लोग एकदम ऑफ कर दिया और फिर कुछ सेकंड के बाद स्टार्ट कर दिया, तो वो इशू आएगा। बाकी आपको कूलेंट टेम्परेचर भी देखना, ओ कूलेंट देखना होगा, कूलेंट तो नहीं आपकी बाइक में कम, वो सब चीज़ें छोटी छोटी वो देखनी पड़ेंगी। इंजन रिलायबिलिटी की किटिंग में सबसे बड़ा जो आता है, एक तो छपरी टैग का आता है, दूसरा आता है इंजन रिलायबल है कि नहीं। 200 मेरी चली थी 30,000 किलोमीटर, इंजन सीज हो गया था, फिर मैंने वो 50-55 किलोमीटर चलाकर बेच दी। उसमें इशू था, ऑल्दो वो मेरे थ्रू आया था, उन्होंने बोला था इसमें कुछ सिम का इशू आ रहा है। एनी हाउ जो भी हो, इंजन रिलायबल इतने ज़्यादा नहीं है। 390 है, 50-60 हज़ार किलोमीटर से ऊपर चली हुई मैंने कोई देखी नहीं। एक ड्रीम चेजर नाम से यूट्यूबर है, काफ़ी फेमस है, उन्होंने 1 लाख कुछ चलाई है, बट उनके चलाने का पैटर्न जो मैंने वीडियोस में देखा, वो एकदम एग्रेसिवली इसको पुल नहीं करते हैं। ये इंजन ऐसा है, ये आपको थोड़ा सा प्रोवोक करेगा कि थोड़ा सा ले जाओ, क्योंकि पावर इसकी टॉप एंड के करीब आती है, जो मेन आती है पीक पावर, मतलब 5000 के बाद तो पावर आनी शुरू होती है। तो आप इसको वो रेव आउट नहीं कर रहे हैं तो इंजन अच्छा चलेगा। बट अब इसमें 1,25,000 किलोमीटर और 10 साल की वारंटी आ गई, तो आपको टेंशन की बात नहीं। भगवान ना करे कोई इशू आ भी गया,
तो आपका वारंटी में कवर हो जाएगा ना वो। इवन कि सस्पेंशन तक कवर करे हुए हैं इन्होंने 1,25,000 किलोमीटर तक। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमेबल पार्ट्स को छोड़ दो, डिस्क पैड हो गए, डिस्क प्लेट होगी, इनको छोड़कर लगभग सब चीज़ें कवर करी हुई हैं। तो पीस ऑफ ओनरशिप यहाँ मिल गई ना। और अब इन्होंने फोर्ज पिस्टन यूज़ करे हैं अपनी NS 400 में भी और इनमें भी, तो मुझे लगता है इंजन रिलायबिलिटी अब ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बाइक्स। बाकी टाइम विल टेल कैसा ये फेयर करती है, बट वारंटी मिल रही तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, भगवान न करे किसी की बाइक में कोई इशू आता है तो मिलेगा उसको ही जिसने वारंटी वॉइड नहीं करी होगी। 6 महीने या मेरे ख्याल 7,500 किलोमीटर बोलते हैं, ऑल्दो मैं 4,500 किलोमीटर या 6 महीने जो चीज़ पहले आती है मैं सर्विस करवा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने सर्विस कंपनी से नहीं कराई हुई है टाइम पे, टाइमली किलोमीटर्स पे या फिर टाइम पे, मतलब 6 महीने या 4,500 किलोमीटर जो भी वो ब्रोशर में देते हैं, आप एक बार देख लेना, तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। सेकंड थिंग, आपने कुछ भी आफ्टर मार्केट किया होगा तब भी वारंटी वॉइड हो जाएगी। और ये वारंटी सिर्फ फर्स्ट ओनर को मिलने वाली है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो वारंटी तभी मिलेगी जब ये सब चीज़ें होंगी। ये है, अगर आप इसको जैपनीज़ से कंपेयर करते हैं, जैपनीज़ आर मोर रिलायबल, स्मूथ होंगे क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर में जाएंगे। तो सिंगल सिलेंडर में जाएंगे तो वो या छोटे शीशे में जाएंगे या पावर ही कम लेंगे, जो मैंने देखा है। लेकिन जिस रेट पे ये बाइक आती है, या बजाज हमें परफॉर्मेंस दे रहा है KTM के थ्रू, ट्रायम्फ के थ्रू या अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, जैपनीज उस रेट पर दे ही नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, R15 155 सीसी की बाइक 2 लाख रुपए की आती है, 2 लाख में आपको NS 400 मिल रही है। अगर आपको परफॉर्मेंस से आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि उस रेट में जैपनीज ब्रांड दे ही नहीं रहे हैं। फिर कई लोग बोलते हैं जैपनीज रिलायबल है, नो डाउट है, बट आप एक चीज़ देखो, या तो आपको रिलायबिलिटी चाहिए तो वो जो परफॉर्मेंस चाहिए कम रेट में चाहिए, तो आपके पास यही ब्रांड्स है ना। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपका मेन एम क्या है। अब जैसे हम देखते हैं R15 है, वो 155 जाती है, लेकिन जाती कैसे, स्लिप स्ट्रीमिंग चाहिए। असली में तो वो 2 बंदों का 120 भी नहीं जाती है। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं। हमें पीस ऑफ ओनरशिप चाहिए, अगर चाहिए तो उसके लिए पैसे खर्चो। फिर आप कंप्लेन मत करो कि जैसे NX 500 वो 7 लाख की बाइक क्यों आती है। भाई पैसे खर्चने पड़ेंगे, रिलायबिलिटी चाहिए, तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे इसकी जो परफॉर्मेंस है, NX की लगभग सेम परफॉर्मेंस है, बट प्राइस डबल है, तो पीस ऑफ ओनरशिप डेफिनेटली आएगी। एक इशू और आता है इसके साथ, ये वाला जो है, जो हमारी थाई लगती है तो ये एकदम ब्लैक हो जाता है। तो उसके लिए रबिंग नहीं करानी, कुछ नहीं, पेट्रोल से साफ़ करो और लैमिनेट करा लो। मैंने लैमिनेट कराया भाई यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बार बार साफ़ करने की वही सिरदर्दी हट जाएगी। तो ये रहेगा इशू, चाहे वो X+ लेंगे, X तो बंद हो चुका है, चाहे S मॉडल लेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें 2 चीज़ें और हैं, ऑफ रोडिंग करनी तो आपको इसको निकालना है, नीचे 2 स्क्रूज हैं और इसमें आपकी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाएगी। ये बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है। दूसरा, ये अलग से आता है, पहले ये एक ही यूनिट था, तो अगर ये आपके से मेरा बैंड हुआ है, चल रहा है, अगर कभी ख़राब होता तो सिर्फ ये 2 पेच निकाले और ये बाहर निकाला और ये चेंज हो जाएगा। या फिर आपका फुट साइज़ बड़ा है तो ये आगे कर लो, फुट साइज़ छोटा है तो पीछे कर लो। ये बहुत ही थॉटफुल टच है KTM के थ्रू। जो गियर लीवर है ये भी गिरने पे बहुत अच्छा थॉटफुल टच है, गिरता है तो ये ऐसे हो जाएगा। पुरानी KTMs में क्या होता था, ड्यूक पे मेरे पास गिरी, एक फॉल में टूट गया, क्योंकि अलॉय यूनिट का बना होता है ये, तो ये बेंड हो जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने दी हुई है। इसमें ये चार्जिंग केबल भी लग जाती है, टाइप C, और बहुत ही सही है, बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, डिसेंट इनफ है चार्जिंग करने के लिए, बहुत सही रहता है ये ऑन द गो। टैंक इसका 14.5 लीटर का है, जिसमें से यूजेबल आप अगर देखते हैं तो ये 12 लीटर का है और आराम से 350 किलोमीटर की रेंज निकाल देता है, विच इज़ मोर देन इनफ। काफ़ी लोग बोलते हैं बड़ी रेंज चाहिए, बट आप 300 किलोमीटर में एक ब्रेक तो लोगे ही ना। अब हम एक पॉइंट कवर करेंगे कि इसको हिमालयन लेनी चाहिए, किसको ये लेनी चाहिए, या S कब लेना चाहिए। S तो देखो तभी आप लेना जब आप ऑफ रोडिंग भी करते हैं और ट्रैवलिंग बाइक भी चाहिए, दोनों कॉम्बिनेशन चाहिए तो आप वो लो। अगर आप माइल्ड ऑफ रोड करेंगे, जो कि नॉर्मल लोग करते हैं, आप चुपचाप X+ ले लो, सब कुछ है उस बाइक के अंदर। और हिमालयन किसको लेनी चाहिए, देखो हिमालयन एक बहुत अच्छी बाइक है पर्सनली, बट मुझे क्यों नहीं पसंद, चेसी ब्रेकेज इशूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब 7-8 तो मैं लोगों को जानता हूँ जिनकी चेसें टूटी है, और रॉयल एनफील्ड बोलता है कि आपने आफ्टर मार्केट क्रैश गार्ड लगाई तो चेसी टूट गई। देखो ये बात नहीं है, क्योंकि 411 में भी सेम इशू था, इसमें भी है। और चेसी ब्रेक होना एक ADV बाइक का या किसी बाइक का एक बहुत बड़ा इशू है। मेरे अकॉर्डिंग ये इशू नहीं आना चाहिए, आ रहा है तो एटलीस्ट आप उसको रेक्टिफाई करो और बोलो हाँ भाई इशू आ रहा है, हम ठीक करेंगे इसको। बट नहीं करेगा रॉयल एनफील्ड को, कि वो अपनी ब्रांड वैल्यू कम नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर आप सेल्स चार्ट देखते हैं तो 411 की सेल अच्छी थी, जब से इन्होंने 450 लॉन्च करी इनकी सेल आधी रह गई है। गोरिल्ला इनकी हिट हो नहीं पाई। ये दोनों प्रोडक्ट्स एक तरह से देखा जाए रॉयल एनफील्ड के स्टैंडर्ड से तो सेल्स हिट नहीं हुए हैं, क्योंकि पुरानी 411 कॉन्स्टेंटली 3-4 हज़ार यूनिट बिकती थी, और ये वाली 1000-1500 से ऊपर जा नहीं रही। गोरिल्ला 500 यूनिट, ठीक है। तो ये मतलब मेरा टेक है,
बाकी आपको जो बाइक अच्छा लगे, दोनों बाइकें अच्छी हैं। अगर उसमें चेसी ब्रेकेज इशू ना हो, अच्छी बाइक है। बल्कि उसमें लो एंड टॉर्क इससे भी बेटर है, सीट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, 2 लोगों के लिए वो बेटर बाइक है। तो आपका कप ऑफ टी है, आप क्या लेना चाहते हैं। और हिमालयन वो डेफिनेटली लेंगे जिनको छपरी टैग से बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बाइक को छपरी बना दिया गया है कुछ लोगों के थ्रू। ऑल्दो बजाज ने वो बेटर किया है, से रेट को थोड़ा बढ़ाकर ड्यूक 200 जो पहले सस्ती आती थी, अब उन्होंने प्राइसेस बढ़ाए हैं। अच्छा किया इन्होंने काम, क्योंकि ऑरेंज से लोग समझते हैं अरे KTM आ गई है, छपरी टैग लगा हुआ है। ये तो हिमालयन एक बड़ी डिसेंट लुकिंग बाइक है, और उसका डिज़ाइन मुझे लगता है एज बहुत अच्छा करेगा। बट उसमें भी कभी रिव्यू बनाएंगे, बट उसके लाइट्स बहुत पता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हर बाइक के साथ होते हैं। लास्ट थिंग, अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको चाहिए कि मेरी बाइक 8-10 साल चले, बढ़िया रहे, पीस ऑफ ओनरशिप चाहिए, आप इस बाइक को या हिमालयन को कंसीडर मत करना। आप वर्सेस 300 डेफिनेटली देखना, या NX 500, दे आर द बाइक टू गो फॉर। अगर आप थोड़े निकलेक्स झेल लोगे, परफॉर्मेंस चाहिए, आपको गैजेट्स चाहिए, वेट मैनेजमेंट, आपकी हाइट कम है, दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर। ये मतलब मेरा टेक है, बाकी किसी के व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। इंडियन ब्रांड्स अच्छे क्यों हैं, या फिर ये ऑस्ट्रिया का KTM ब्रांड क्यों अच्छा है? क्योंकि स्पेयर पार्ट कॉस्ट बहुत ही कम है। हमारे जैसे मैं जापानीज़ ब्रांड की बता रहा हूँ, बाइक्स तो बहुत अच्छे रिलायबल है, लेकिन इशू क्या है, स्पेयर पार्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये चीज़ ज़रूर कंसिडर करना आप। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपके जो भी नीचे क्वेरीज़ हो मुझे नीचे लिख सकते हैं आप कमेंट्स में, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको कमेंट के थ्रू बताने की। थैंक यू सो मच।